और भाई कैसे हो। यह है BTS नोबल का एपिसोड नंबर 97। आई होप आपको पिछला वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। सच में वो वाली फाइट काफी ज्यादा इंटेंस थी। भूल गए तो थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। एपिसोड की शुरुआत हुई थी जहाँ पे जियान एंटर करता है टियानबे सिटी में। वहाँ पे विंड लाइटिंग पवेलियन के तीनों एल्डर्स उसका वेट कर रहे होते हैं। वो होंग टियानशाओ करता है जियान के पपेट को ब्लॉक। विंड लाइटिंग पवेलियन के एक्सपर्ट्स कर देते हैं खतरनाक फॉर्मेशन को एक्टिवेट। उन्हें लग रहा होता है कि जियान यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा, लेकिन अगर बच के ही जाना होता तो फिर वो यहाँ पे आता ही क्यों। वो करता है टियानजुनजे की स्ट्रेंथ को बोरो और पहुंच जाता है 7 स्टार दोजोंग के पीक पे, जिसके बाद जियान ने फॉर्म किया था 3 हेवली फ्लेम से एक एंग्री बुद्धा लोटस, जिसे विंड लाइटिंग पवेलियन का कोई भी एक्सपर्ट संभाल नहीं पाता। उनकी वो ग्रेट फॉर्मेशन भी बर्बाद हो जाती है। साथ ही में वो तीनों एल्डर्स और बाकी के सभी लोग खून की उल्टियां कर रहे थे। एंड तक तो उन्हें दुम दबा के भागना पड़ता है। अकेला रह गया था होंग टियानशाओ। जब सिचुएशन खराब होती है तो वो जियान के साथ मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है। उसे लगता है जियान की ये पावर बस कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी, और सही बात भी थी। तो फिर उसका प्लान जियान को डिले करना ही था, लेकिन जियान ने भी गार्ड का पानी पिया है। होना क्या था, जब वो होंग टियानशाओ सोचता है कि जियान अटैक नहीं करेगा, तभी उसे मिलता है सरप्राइज। अब जियान ने उसका काम तमाम कैसे किया, उसके लिए आपको तो पूरा वीडियो ही देखना पड़ेगा। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे जियान टियानबे सिटी को छोड़ के जा रहा होता है। उसका फिगर टियानबे सिटी के आसमान में पॉज होता है। एक साय करने के बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक रे ऑफ लाइट में, जो कि आसमान में गायब हो गई थी। जियान की करंट स्ट्रेंथ बहुत ही क्विक थी। जियान अब अपनी स्ट्रेंथ को लेकर बिल्कुल स्टिंजी बिहेव नहीं कर रहा था, बल्कि कल्टिवेशन ही उसकी टॉप प्रायोरिटी में थी। 500-600 मीटर की दूरी कवर करने के बाद जियान की बॉडी ट्रेम्बल होती है। जो मैजेस्टिक ऑरा उसकी बॉडी कंटेन करती थी वो अचानक से डिसअपीयर हो जाता है। अपनी बॉडी से इस पावर को जाते हुए फील करके जियान काफी हेल्पलेस फील करता है। वो कहता है लगता है टाइम अप हो गया। ये पावर इतनी एडिक्टिव थी कि इसके जाने के बाद जियान काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। लगता है जियान को काफी स्ट्रेंथ की जरूरत है। थोड़ी दूर तक वो जाके लैंड करता है एक माउंटेन पीक पे। जैसे जियान ने ग्राउंड पे लैंड किया था, टियानजुनजे की सीरियस आवाज उसके दिमाग में जाती है। वो कहते हैं जो स्ट्रेंथ तुमने इस बार डिस्प्ले करी थी वो बहुत फियर्स थी। इस वजह से तुम्हारी बॉडी में कुछ इंटरनल इंजरीज आ गई हैं। तुम्हें बहुत जल्दी रिकूपरेट करना चाहिए, वरना फ्यूचर की ट्रेनिंग में काफी परेशानी हो सकती है। और तो और फ्यूचर में मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को तुम काफी कम यूज करना। पिछले कुछ दिनों में मैंने ये नोटिस किया है कि तुम जैसे जैसे मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को यूज करते हो, मेरी एक रेमनेंट स्पिरिट तुम्हारी बॉडी में इकट्ठी होती जा रही है। अगर ये चीजें तुम्हारी बॉडी में ज्यादा इकट्ठी होती हैं तो तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी से रेजिस्टेंस फील करने लगेगी। उस समय तुम्हारी सोल और तुम्हारी बॉडी परफेक्टली मर्ज नहीं हो पाएगी। फिर तुम रोते हुए मेरे पास मत आना। टियानजुनजे की आवाज सुन के जियान का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। पिछले कुछ समय से वो ऐसा फील भी कर रहा था, बट जियान ने तब इस पे ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि जब मास्टर याओलाओ अपनी स्ट्रेंथ को जियान को सप्लाई करते थे तब इस तरह की कोई परेशानी जियान ने फेस नहीं करी थी। ऑल्दो जो भी हो रहा है उसे लेके जियान काफी अनसर्टेन था, फिर भी वो नोट करता है टियानजुनजे उसे हार्म नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ये बोला है तो डेफिनेटली कोई न कोई परेशानी है। जियान एक्सेल करने के बाद बोलता है लगता है दूसरे की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बोरो करने से सिक्वेल की एक बड़ी पॉसिबिलिटी रहती है। मुझे फ्यूचर में इस चीज को लेके काफी केयरफुल रहना होगा। जियान ने इस बात को अच्छे से याद करके रख लिया था। वो एक बार चारों तरफ ध्यान से देखता है, जिसके बाद वो अपीयर होता है एक स्टीफ माउंटेन वॉल के पास। हम जियान को अपनी हैवी रूलर को घुमाते हुए देखते हैं। रॉक ऐसे कट हो रही थी जैसे कि दही हो। फाइनली एक केव क्रिएट हो गई थी जिसमें एक इंसान रह सकता है। करेंटली जो चीज जियान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी वो थी अपनी इंजरीज को हील करना। भले ही उसने विंड लाइटिंग पवेलियन को भगा दिया हो, पर वो लोग इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। ऑफ कोर्स जियान की उनसे फटती नहीं थी। ये सेंट्रल प्लेन्स बहुत ही ह्यूज है। उसका ये नॉर्दर्न रीजन एकदम एंडलेस लगता है। इवन विंड लाइटिंग पवेलियन भले यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ को पोजेस करती हो, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि ऐसे यहाँ पे फैक्शन ही नहीं है जो विंड लाइटिंग पवेलियन से फाइट न कर सके। एक बार जियान उस टेरिटरी से चला जाता है जहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेटेड है, तो फिर बाकी की जगहों पे वो जियान का घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी ये बार बार हान क्लैन को हॉस्टेज बनाने की चाल जियान के ऊपर अब और नहीं चलने वाली। लोग भी जान गए थे कि हान क्लैन और जियान का कुछ खास रिश्ता नहीं है। मोस्ट लाइकली ये विंड लाइटिंग पवेलियन इतनी फूलिश नहीं है कि वो सेम ट्रिक को 2 बार दोहराएं। आफ्टर ऑल अगर वो 2 बार यही काम करते हैं तो फिर लोग पीछे से उनकी बुराई तो करेंगे ही, बल्कि हान क्लैन भी कोई क्रेजी एक्शन ले सकता है, क्योंकि एक एंग्शियस रैबिट भी वाइट करता है। तो फिर हान क्लैन की तो टियानबे सिटी में इज्जत है। ये सोचते सोचते जियान की बॉडी मूव करती है। अब वो केव में एंटर करके बैठ गया था। वो अपनी स्टोरेज रिंग में से एक मेडिसिन पिल को बाहर निकालता है। इसे कंज्यूम करने के बाद वो फॉर्म करने लगता है ट्रेनिंग सील्स। अब वो चला गया था रिकूपरेशन पीरियड में। जियान को इस बार रिकूपरेट होने में लगते हैं 3 दिन। इन 3 दिनों में जियान ने अपनी पूरी बॉडी को कई बार स्कैन किया था। उससे अपनी बॉडी में उस रेमिनेंट स्पिरिट के टुकड़े भी मिलते हैं। ये रेमिनेंट स्पिरिट के ऑरास इतने ज्यादा फेंट थे कि इन्हें अनदेखा करना बहुत ही आसान है। ये बॉडी में काफी डीपली छिपते थे। अच्छी बात यह है कि जियान के शरीर में इनका अमाउंट काफी कम है, वरना उसकी कंडीशन काफी सीरियस हो सकती है। जियान हंसते हुए बोलते हैं सच में ये काफी ट्रबलसम चीजें हैं। और तो और जब जियान ने अपनी हेवनली फ्लेम का यूज किया था इन्हें रिमूव करने के लिए, तो उसका हेल्पलेस एक्सप्रेशन और भी डेंस हो जाता है। अच्छी बात यह है कि जियान ने इस चीज को पहले ही डिस्कवर कर लिया, वरना कुछ और ऐसी चीजें
इकट्ठी हो जाती तो फिर वो जिस बॉडी के साथ बॉर्न हुआ है उसे ये टियानजुनजे की तरह छोड़नी पड़ती। भले ही इनके नंबर्स जियान की बॉडी में काफी कम हो, लेकिन फिर भी ये मुसीबत की जड़ थे। जियान के कैरेक्टर के हिसाब से उसे परफेक्ट चीजें ही पसंद आती हैं। उसने जी जान लगा के सारी मेथड्स का यूज कर लिया था, फिर भी एंड में घंटा कुछ नहीं होता। ये पूरी प्रोसेस जियान ने आंखें बंद करके करी थी। फाइनली अब वो अपनी आईज को ओपन करता है। उसका ऑरा भी पीक कंडीशन में पहुंच चुका था। जैसे वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है, एक पावरफुल दुई ने उसके हाथ को सराउंड कर लिया था। वो मन ही मन में कहता है 7 स्टार दो हुआंग और 9 स्टार दो हुआंग, दोनों में काफी डिफरेंस है। अपनी आंखें खोलने के बाद जियान थोड़ा सा सोचने लगा था। वो बड़बड़ाते हुए बोलता है, भले ये रेमिनेंट स्पिरिचुअल इम्प्रिंट्स काफी ट्रबलसम हो, लेकिन इन्हें पूरी तरीके से रिमूव करना भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने ऐसी कुछ मेडिसिनल पिल्स के बारे में सुना है जो ये काम कर सकती हैं। वो उस काले रंग की स्टोरेज रिंग को टच करता है जिससे मास्टर याओलाओ ने पीछे छोड़ा था। जियान की स्पिरिट इसमें एंटर करती है। इसके अंदर होते हैं बहुत सारे मेडिसिन रिफाइनिंग फॉर्मूलाज जिन्हें मास्टर याओलाओ ने अपनी लाइफ टाइम में कलेक्ट करे थे। मास्टर याओलाओ ने ये ट्रेजर जियान के लिए छोड़ा था। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बोन चिलिंग फ्लेम से भी ज्यादा कीमती है। अगर ये मेडिसिनल फॉर्मूलाज एग्जिस्ट नहीं करते तो जियान की अल्केमिस्ट जर्नी काफी स्लो होती। इससे ये क्लियरली पता लगता है कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। जियान को इसमें सर्च करते करते 1 घंटा हो गया था। फाइनली जो उसकी आंखें काफी टाइम से बंद थी वो अचानक से खुल जाती हैं। उसकी आंखों में एक जॉय रिवील होता है। जैसे वो एक इशारा करता है, रिंग में से एक काले रंग का स्क्रोल बाहर आ गया था। इसका नाम था सोल क्लेंजिंग पिल। ये लेवल 6 की पीक टियर की पिल थी। बॉडी में कोई भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो कि खुद की नहीं है, ये इसे क्लीन करने में काम में आती थी और तो और इससे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नरिश भी होती थी। इसको रिफाइन करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है बॉडी क्लेंजिंग ग्रास, आइस फायर सोल मर्जर फ्रूट, वाटर स्पिरिट, लोटस सीड। जैसे जियान की सोल ने इसमें एंटर किया था, ये पूरा फॉर्मूला उसके दिमाग में छप गया था। जब तक वो पढ़ते पढ़ते इसके इफेक्ट तक पहुंचा था, उसके चेहरे की वो स्माइल और भी डेंस हो गई थी। जियान कहता है 6 टियर पीक की पिल, ये हाई टियर की पिल है, लेकिन मैं इसे रिफाइन कर लूंगा। इसकी जड़ी बूटियों को एक्वायर करना काफी डिफिकल्ट और अनऑर्थोडॉक्स हो सकता है, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी इंक्वायरी करता हूँ तो ये भी पॉसिबल है। मेरी बॉडी में जो रेमिनेंट स्पिरिचुअल ऑरा है वो हाल फिलहाल तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहा। जब रेमिनेंट स्पिरिचुअल ऑरा को रिजॉल्व करने का मेथड जियान को मिल जाता है तो वो एक गहरी सांस लेता है। हम उसे एक और इशारा करते हुए देखते हैं, जैसे रिंग में से 4 स्क्रोल बाहर आते हैं। ये स्क्रोल काफी ब्राइट थे। इनकी पूरी बॉडी पे ब्लड वेन्स को देखा जा सकता है। दूर से ये चारों काफी मिस्टीरियस लगते हैं। ऑफ कोर्स ये वही स्क्रोल्स हैं जिसे जियान ने विंड लाइटिंग पवेलियन के चारों एल्डर से स्नैच किया था। वो कहता है ये 3000 लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक के चारों पार्ट्स होंगे। चुटकी बजाते ही अर्थ डीमन पपेट बाहर आ गया था। जियान इन स्क्रोल्स को उसे दे देता है। पपेट इन्हें तुरंत ही खोलना शुरू कर देता है। हमें सुनाई देते हैं बैंग 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 के साउंड्स। जैसा कि जियान ने एंटिसिपेट किया था, इन स्क्रोल्स के अंदर भी खतरनाक स्ट्रेंथ छिपी हुई थी। अर्थ डीमन पपेट को देख के जो कोई माउंटेन वॉल में 10 फीट अंदर गड़ गया है, जियान कहता है ये विंड लाइटिंग पवेलियन के लोग बहुत ही ज्यादा नालायक हैं। एक सक्शन फोर्स क्रिएट होती है जो इन तीनों स्क्रोल्स को जियान के पास लाती है। इनमें से एक स्क्रोल में उसकी स्पिरिट एंटर कर गई थी। चैनियन वाले स्क्रोल में जैसा इंटीरियर था, इस स्क्रोल के अंदर भी कुछ ऐसा इंटीरियर होता है। नीचे था एक बड़ा सा लाइटनिंग पूल जिसमें थंडर बोल्ट्स एकदम सांपों की तरह तैर रहे होते हैं। इन्हें जियान फटाक से मिटा देता है। फाइनली इस क्लियर लेक सरफेस पे लाइटनिंग वर्ड्स अपीयर होते हैं। इन सारे शब्दों को जियान दिमाग में बैठा लेता है। यही एक्शन करता है बाकी के 2 स्क्रोल्स के साथ। आधे घंटे के बाद जियान की स्पिरिट चौथे स्क्रोल से बाहर आती है। तुरंत ही वो अपनी आंखें बंद करके इनके अंदर के मिस्टीरियस फॉर्मूला को रीअरेंज कर रहा होता है। 10 मिनट तक इन्हें रीअरेंज करने के बाद जियान अपनी आंखें खोलता है। उसकी आईब्राउज नेट हो चुकी थी। जब इन चारों स्क्रोल्स के मिस्टीरियस वर्ड्स को इकट्ठा किया गया तो इससे एक कंप्लीट मेथड फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है। हाउएवर इसमें से ट्रेनिंग मेथड जियान को मिल नहीं रहा था। ये फीलिंग कुछ ऐसी थी जैसे किसी को कोई ट्रेजर बॉक्स मिला हो लेकिन उसकी की ही ना हो। वो कहता है की। थोड़ी और देर तक डीप थिंकिंग में जाने के बाद वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है। वो समझ गया था कि उसके पास बस की कमी है जो इन ट्रेनिंग वर्ड्स को एक मेथड में ट्रांसफॉर्म करे। बस जियान को ये पता नहीं होता है कि वो डैम की क्या है। शायद विंड लाइटिंग पवेलियन के अंदर जो लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं वही लोग इसकी मेथड के बारे में जानते होंगे। ऑफ कोर्स जियान को सीक्रेट कौन ही बताने वाला था। जियान को जितनी गालियां आती थी वो सारी विंड लाइटिंग पवेलियन को अर्पित करी जाती हैं। इन चारों स्क्रोल्स को इकट्ठा करने में जियान की बैंड बज गई थी। एंड में एक डी ग्रेड की हाई लेवल की टेक्निक उसके हाथ में आती है। सब कुछ हो जाने के बाद भी वो इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। मतलब जियान को कितनी चुल मच रही होगी ये तो उसके अलावा कोई समझ नहीं सकता। वो सारी गालियां फालियां देने के बाद इन स्क्रोल्स को अपनी स्टोरी रिंग में रख लेता है। वो कहता है ये चीज बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम है। एक बार मैं 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन कर लूं तब मैं तुम्हारी विंड लाइटिंग पवेलियन के ऊपर हमला करूंगा। तुम लोग डांस कर करके वो मुझे मेथड दोगे। जियान खड़ा होता है और अर्थ डीमन पपेट को वापस से स्टोरी रिंग में रखता है। कुछ सोचने के बाद वो खुद से कहता है अब इस चीज को टेम्परेरी साइड में ही रखना होगा। मैंने विंड लाइटिंग पवेलियन को ऑलरेडी ऑफेंड कर दिया है। मेरे लिए कुछ समय तक हाइड करना अच्छा है। पहले मुझे वो सिटी ढूंढनी होगी जहाँ पे वर्महोल अवेलेबल हो। ये नॉर्दर्न रीजन बहुत बड़ा है। जैसे ही मैं विंड लाइटिंग पवेलियन के इन्फ्लुएंस्ड एरिया के बाहर जाता हूँ ये लोग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तब मुझे सबसे पहले वो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे जिससे मैं
टियान हो जुंजे की बॉडी को रिफाइन कर सकूं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मेरे लिए इस दोहुआंग क्लास को छोड़ना, क्योंकि जब मैं दोजांग में एंटर करूंगा उसके बाद ही मेरे लिए पिलगैदिंग में पार्टिसिपेट करना अच्छा है। हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एक और नई सिटी से जिसका नाम था बोन ट्रांसफॉर्मिंग सिटी। ये शहर टियानवे सिटी से कुछ छोटा नहीं था, लेकिन ये सिटी टियानवे सिटी से काफी दूर थी। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे विंड लाइटिंग पवेलियन का इतना कुछ खास इन्फ्लुएंस नहीं होता। इस सिटी को कंट्रोल कर रहा होता है एक फैक्शन जिसका नाम था बोन ट्रांसफॉर्मिंग गेट। ऑल्दो सिटी के अंदर और भी कई फैक्शन थे, लेकिन वो बोन ट्रांसफॉर्मिंग गेट से पंगे नहीं ले पाते थे। ये बोन ट्रांसफॉर्मिंग गेट चीजों को ज्यादा एक्सेसिव तरीके से नहीं करता था। ऑल्दो मैक्सिमम मुनाफे को ये रखते थे, लेकिन बाकी के फैक्शंस को भी कुछ प्रॉफिट्स छोड़ दिए जाते थे। इस वजह से ये फैक्शन लगातार बोन ट्रांसफॉर्मिंग सिटी का ओवरलॉर्ड बना आ रहा था। जब फैक्शंस खुश होते हैं तो वो बोन ट्रांसफॉर्मिंग गेट को भी चैलेंज नहीं करते थे। बोन ट्रांसफॉर्मिंग गेट का जो चीफ था वो वाटर एफिनिटी के चीफ मेथड को यूज करता था, जो कि थोड़ा सा अनयूजुअल होता है। इसकी हिडन फोर्स अपोनेंट की बॉडी में चुपचाप से एंटर कर जाती थी, जिसके बाद वो फैलने का काम करती है। अगर किसी का इस फोर्स से सामना होता है तो फिर उसकी हड्डियां भी वीक हो सकती हैं। इस वजह से आसपास की सिटी में बोन ट्रांसफॉर्मिंग गेट के चर्चे थे। ये जगह ही वो पहली जगह थी जहाँ पर टियानवे सिटी से भागने के बाद जियान रुका था। जियान पूरी जर्नी एक ही डायरेक्शन में करता है। बीच में जो हिडन माउंटेन्स या फॉरेस्ट थे वो उनके अंदर से ट्रेवल करता हुआ आया था। उसके गैस के हिसाब से विंड लाइटिंग पवेलियन की टेरिटरी ऑलरेडी पीछे रह गई होगी और तो और जियान इस जगह से बहुत ही अनफेमिलियर था। रैंडमली चारों तरफ घूमना कोई अच्छी बात नहीं है। इस वजह से जियान को जरूरत थी एक नॉर्दर्न रीजन के मैप की, जो कि मोस्ट लाइकली यहाँ पे मिल जाएगा। और तो और जियान को कुछ ऐसे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत थी जिससे वो सोल क्लेंजिंग पिल रिफाइन हो सके। जियान को कुछ इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी करनी है। बोन ट्रांसफॉर्मिंग सिटी का इंटीरियर पेल व्हाइट कलर से डेकोरेटेड होता है। ऐसा लगता है पूरी सिटी ही हड्डियों से बनी है। पहली बार ये नजारा देख रहे लोग एकदम चिल फील करते थे, लेकिन फिर भी ये सिटी बहुत ही लाइवली थी। दूर से ही लोगों का नॉइस सुना जा सकता है, क्योंकि काफी टाइम से ट्रैवल करने के बाद जियान पहली बार इस सिटी में रुका था, तो फिर इतना सारा शोर उसे कुछ भाता नहीं है। वो अपना सैर लाते हुए सिटी के अंदर जाता है। नॉर्दर्न रीजन का मैप कोई बहुत रेयर आइटम नहीं है, इस वजह से जियान को भी कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। थोड़े से समय बाद उसे मिल गई थी एक मैप की दुकान जिसका नाम था मैप कोट। जब वो इसमें एंटर करता है तो उसे एकदम मैप के ढेर लगे हुए मिलते हैं। उसे याद आता है कि कैसे वो जामा एम्पायर में हाइपोडोंग से मिला था, वहीं से प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का एक मैप फ्रेगमेंट मिला था। चलो तुम्हें एक बात बताता हूँ। प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को शुरुआती स्टोरी में क्लीन लोटस डिमोनिक फ्लेम बोला गया है। प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप फ्रेगमेंट के बारे में सोच के जियान काफी हेल्पलेस फील करता है। जब से जियान को उसका थर्ड मैप फ्रेगमेंट मिला था तब से इसके चौथे टुकड़े के बारे में जियान को कोई खबर नहीं मिली। इस वजह से जियान रिग्रेटफुल फील कर रहा था। प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम हेवनली फ्लेम लिस्ट में तीसरे नंबर पर एग्जिस्ट करती है। इवन मास्टर याओ लाओ ने भी इसे बस सुना ही था, कभी इसकी रियल फॉर्म नहीं देखी थी। इससे ये जाना जा सकता है कि ये कितनी ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल है। अगर जियान इसे स्वॉलो कर लेता है तो उसकी स्ट्रेंथ भी एकदम क्रेजी तरीके से आगे बढ़ेगी। अनफॉर्चुनेटली जियान अपने दुख और दर्द को वहीं पे सप्रेस करता है। हम जियान को शॉप के अंदर जाते हुए देखते हैं। उसे दिखाई देता है एक ओल्ड मैन। ये कोई एक्सपर्ट नहीं था, बल्कि जो मर्चेंट के चेहरों पे चालाकी देखी जा सकती है वैसी कुछ चालाकी इसके चेहरे पे थी। जियान उसे ध्यान से देखता है। इस बुड्ढे की स्ट्रेंथ अभी दोषी क्लास में पहुंची थी। लगता है इसका ट्रेनिंग टैलेंट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट था। जब ओल्ड मैन जियान को एंटर करते हुए देखता है तो वो तुरंत ही खड़े होकर एक स्माइल के साथ बोलता है, लिटिल ब्रदर क्या तुम यहाँ पे मैप लेने के लिए आए हो? जियान भी नोट करने के साथ रिक्वेस्ट करता है, मुझे नॉर्दर्न रीजन का सबसे प्रिसाइज मैप चाहिए। उसकी नजरें पूरी शॉप में घूमती हैं। थोड़ी देर बाद जियान के चेहरे पे एक डिसअपॉइंटमेंट फ्लैश हुई थी। खैर हर बार ऐसे कोइंसिडेंसेस का होना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। वो एक प्लेटफॉर्म में से तुरंत ही एक ब्यूटीफुल सा स्क्रॉल निकालता है। इसे जियान की तरफ पॉइंट करके बोलता है, लिटिल ब्रदर ये वही मैप है जो तुमने रिक्वेस्ट किया था। मेरी शॉप के द्वारा बनाया हुआ ये सबसे डिटेल्ड मैप है और इसकी कीमत है 30,000 गोल्ड कॉइन्स। जियान कहता 30,000 गोल्ड कॉइन्स। जब भी किसी को लूटने की बात आती थी ये बुड्ढा बहुत ही मर्सिलेस था। जियान उस मैप को खोल के थोड़ा सा ध्यान से देखता है। जब ये क्लियर हो जाती है कि इसमें काफी डिटेल्स हैं तो फिर जियान इस बुड्ढे के साथ ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था। उसने कुछ गोल्ड कॉइन्स को निकाल के तुरंत ही बुड्ढे को दे दिए थे। वो घूमता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। इससे पहले जियान शॉप से बाहर जा पाता पीछे से ओल्ड मैन की आवाज आती है, यंग मास्टर प्लीज वेट करो। जियान अपनी आईब्रोज को नेट करके बोलता है, क्या हुआ? वो ओल्ड मैन स्माइल के साथ पूछता है, यंग ब्रदर लगता है तुम कहीं बाहर से आए हो, क्योंकि तुम्हें पहले बोन ट्रांसफॉर्मिंग सिटी में तो नहीं देखा। क्या तुम यहाँ पे हेवनली माउंटेन पूल के लिए आए हो जो कि हेवनाई माउंटेन रेंजेस में है? इन शब्दों को सुन के जियान स्टार्टल्ड हो जाता है। वो कहता है हेवनाई माउंटेन रेंज, हेवनली माउंटेन ब्लड पूल। वो स्टार्टल्ड इसलिए नहीं हुआ था कि ये नाम वो पहली बार सुन रहा है, बल्कि जब से जियान ने सिटी में एंटर किया था ये शब्द कई बार उसके कानों में जा चुके हैं, लेकिन जियान को उनके पीछे की मिस्ट्रीज के बारे में कुछ नहीं पता था। जियान के ऐसे एक्सप्रेशन को देख के वो ओल्ड मैन भी स्टार्टल्ड हो जाता है। वो पूछता है, यंग ब्रदर क्या आपको हेवनाई माउंटेन रेंजेस के बारे में नहीं पता? जियान उस बुड्ढे की तरफ एक गोल्ड कॉइन का बैग फेंकता है। वो कहता है, मुझे नॉर्दर्न रीजन में आए हुए बहुत कम टाइम हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ की चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। क्या बहुत
थोड़ा सा आप मुझे बता सकते हो? ये कॉइन्स का बैग सीधा जाके गिरता है टेबल पे। जियान के चेहरे पे भी काफी इंटरेस्टेड वाला एक्सप्रेशन दिख रहा था। वो भी इस हेवनली माउंटेन ब्लड पूल के बारे में जानना चाहता था, जिसके बारे में पूरी सिटी में चर्चे हो रखे हैं। वो ओल्ड मैन एक स्माइल के साथ इन गोल्ड कॉइन्स को अपने पास रखता है। वो आगे एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, हेवनली माउंटेन रेंज का हेवनली माउंटेन ब्लड पूल बहुत ही फेमस है। सेंट्रल प्लेन्स के नॉर्दर्न रीजन में से बहुत कम लोग होंगे जिन्हें इसके बारे में नहीं पता। र्यूमर्स के हिसाब से वहाँ पे एक नेचुरल एनर्जी का वोल्केनो इरप्ट होता है और इसका टाइमिंग होता है हर 3 साल के बाद। जैसे ये टाइड खत्म होती है, हेवन माउंटेन लेक के अंदर जो वोल्केनो है वो एक मिस्टीरियस रेड एनर्जी से भर जाता है। और ये हेवनली माउंटेन ब्लड पूल बस 5 दिनों के लिए यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। 5 दिनों के बाद ये कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाता है। जियान पूछता है इस ब्लड पूल का यूज क्या है। ये क्वेश्चन सुन के ओल्ड मैन हंसने लगा था। सबसे पहले वो सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, जो लोग दो हुआंग के पीक से दोजोंग में ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं उनकी ये लिक्विड बहुत हेल्प करता है। और अगर कोई दोजोंग लेवल का एक्सपर्ट यहाँ पे एंटर करता है तो इस लिक्विड से उसका पूरा शरीर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस ब्लड पूल के इफेक्ट्स बहुत ही मिस्टीरियस हैं। हर 3 साल के अंदर जब ये मूवमेंट आता है तो पूरे नॉर्दर्न रीजन और बाहर से बहुत सारे लोग यहाँ पे आके इकट्ठा होते हैं। कोइंसिडेंटली अगले ही महीने ये ओपन होने वाला है। इस वजह से हेवनाई माउंटेन रेंज इतना फेमस हो रहा है। यही लेकिन ये हेवनाई माउंटेन रेंज बहुत ही वास्ट है। यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल मैजिकल बीस्ट रहा करते हैं और तो और वहाँ के माउंटेन पीक्स को फॉग कवर करके रखता है। अगर यंग ब्रदर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो हेवनाई माउंटेन रेंजेस का डिटेल्ड मैप आप हमसे परचेज कर सकते हो। इसकी बस छोटी सी प्राइस है जो कि है 40,000 गोल्ड कॉइन्स। इस मैप की हेल्प से आप बहुत ही जल्दी वहाँ पे पहुंच जाओगे। पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के बाद इसने अपनी चालाकी दिखाई थी। इसकी पूरी बात सुन के जियान समझ नहीं पा रहा था कि वो हंसे या फिर रोए। सिर्फ अपने हेवनाई माउंटेन रेंज के मैप को प्रमोट करने के लिए इसने पूरा मैटर इतनी खतरनाक तरीके से एक्सप्लेन किया है। बट ऑनेस्टली जियान इस हेवनाई माउंटेन रेंज के ब्लड पूल में बहुत ही इंटरेस्टेड हो गया था। वो समझ पा रहा था कि लोग इसे लेके इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों है। और तो और कोइंसिडेंटली जियान 9 स्टार दो हुआंग पे दोजोंग क्लास से उसकी कुछ ज्यादा दूरी नहीं रह गई। लेकिन अगर जियान नॉर्मल तरीके से ट्रेन करता रहता है तो उसे ब्रेक थ्रू के लिए काफी लंबा टाइम लगने वाला है। इतने कम टाइम में जियान के पास परफेक्टली ग्रो होने का टाइम ना हो। अगर वो ये भी भूल जाए कि बस 1 साल के अंदर ही वो पिल गैदरिंग होने वाली है, तब भी उसे टियानजुनजे के लिए एक बॉडी को रिफाइन करना है। जो बॉडी को रिफाइन करने के बारे में मास्टर यालाओ ने जियान को पहले बताया था, उसके हिसाब से बॉडी को रिफाइन करने के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें पहली चीज होती है बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल, दूसरा होता है रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट का ब्लड एसेंस और तीसरी चीज होती है एलीट दोजोंग का स्केलेटन। जियान की करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से लास्ट की 2 चीजें उसके लिए कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, लेकिन बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल एक ग्रेड 7 की पीक लेवल की पिल थी। जियान की करंट मेडिसिन रिफाइनिंग एबिलिटीज को देखा जाए तो उसके लिए रिफाइन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल ही था। अगर वो दोजोंग में ब्रेक थ्रू नहीं करता है तो इसे रिफाइन करना लिटरली इम्पॉसिबल ही है। जब जियान अपनी इंटेंशंस को क्लियर नहीं करता तो वो ओल्ड मैन थोड़ा सा एंग्शियस हो जाता है। वो तुरंत ही कहता है, यंग ब्रदर मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। ऑल्दो हेवनली माउंटेन ब्लड पूल के इफेक्ट्स बहुत ही मिस्टीरियस हो, लेकिन अफसोस की बात है कि इसका फायदा बस 10 ही लोग उठा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, अगर 10 लोग तुमसे पहले हेवनली माउंटेन ब्लड पूल के पास पहुंच जाते हैं तो मोस्ट लाइकली तुम्हें 3 साल का और इंतजार करना पड़ेगा। इन शब्दों को सुन के जियान दोबारा से स्टार्टल्ड हो जाता है। वो कहता है, ओह। अगले ही पल में उसने एक नोड किया था, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो जियान को स्केड्यूल से पहले ही आगे जाना होगा। हेवनली माउंटेन ब्लड पूल के मिस्टीरियस इफेक्ट्स की वजह से कई लोग अट्रैक्टेड होंगे। अगर जियान यहाँ पे लेट पहुंचता है तो उसको सच में 3 साल का और इंतजार करना पड़ सकता है। जियान को नोट करते हुए देख वो ओल्ड मैन एक और मैप को बाहर निकालता है। चेहरे पे खुशी लेके वो अपने मन ही मन में कहता है, आज एक और बंदा लूट गया। वैसे ये मैप आज मैं कितने लोगों को दे चुका हूँ। ऑफ कोर्स ये ओल्ड मैन क्या सोच रहा है, जियान को इसका घंटा फर्क नहीं पड़ता था, और अगर उसे पता भी होता तब भी वो दूसरी पार्टी में कुछ गलतियां निकालता नहीं। भले ये मैप इतना महंगा होने को डिजर्व नहीं करता हो, लेकिन ये हेवनली माउंटेन ब्लड पूल जियान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये कुछ गोल्ड कॉइन्स उससे बिल्कुल कंपेरेबल ही नहीं है। जियान रैंडमली कुछ गोल्ड कॉइन्स को ओल्ड मैन को देता है। मैप को अपनी स्टोरी रिंग में रखने के बाद वो शॉप से बाहर आ गया था। मैप शॉप से बाहर आने के बाद जियान कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को लेने के लिए जाता है। उसकी ये ट्रिप भी वेस्ट नहीं जाती। एटलीस्ट जियान को वाटर स्पिरिट लोटस सीड मिल ही गया था, जो कि सोल क्लेंजिंग पिल का एक मेन इंग्रेडिएंट है। ऑल्दो इंग्रेडिएंट काफी महंगा पड़ा, लेकिन जियान जिसे अपनी बॉडी से वो रेमनेंट स्पिरिट ऑरा बाहर निकालना था, उसे इन छोटी मोटी बातों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं होता। ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग सिटी में और घूमने के बाद जिससे जियान और भी इन्फॉर्मेशन को जान पाया था, उसे इस सो कॉल्ड हेवनली माउंटेन ब्लड पूल के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उस बुड्ढे ने जियान को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं बताई थी। 1 महीने के बाद ये हेवनली ब्लड माउंटेन पूल ओपन होने वाला है, और तो और नॉर्दर्न रीजन के बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस हेवनली माउंटेन रेंज की तरफ काफी तेजी से आ रहे हैं। सिटी के अंदर जियान एक इन में रुकता है। जब उसकी नजरें विंडो से बाहर जाती हैं तो वो कई लोगों के चेहरे पे एक्साइटमेंट को देख सकता था। मोस्ट लाइकली एक्सपर्ट्स भी हेवनली माउंटेन रेंज की तरफ ही जा रहे हैं। जियान की आंखें भी चमकने लगती हैं। वो कहता है, आज रात तो मैं यहीं पे रुकता हूँ, कल मैं भी हेवनली माउंटेन रेंज की तरफ निकल जाऊंगा। अगर हेवन माउंटेन ब्लड पूल के पास पहुंचने वाले पहले 10 लोगों में मैं होता हूँ तो मेरी दोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू करने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे।
जाएंगे। जैसे ही दोजोंग में ब्रेक थ्रू की बात जियान के दिमाग में आती है, उसका खून भी खौलने लगा था। ये सेंट्रल प्रिंस अपने नाम को डिजर्व करता है। ऐसी मिस्टीरियस चीजें और कहीं इतनी आसानी से नहीं अपीयर होती थी। ऑफ कोर्स जियान ऐसी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देगा। जियान अगले दिन उठ के जाने के लिए रेडी हो जाता है। हम उसे रूम से बाहर आते हुए देखते हैं, लेकिन उसने अपनी जर्नी तुरंत ही स्टार्ट नहीं करी थी, बल्कि वो आ गया था सेकंड फ्लोर पे। जियान पास में पड़ी एक कुर्सी पे बैठ जाता है। अभी सेकंड फ्लोर पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। यहाँ पे हर तरीके के लोगों को देखा जा सकता है। बेसिकली एक ऐसी जगह थी जहाँ पे पूरी सिटी की न्यूज आराम से मिल जाती है। जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें जाननी है बिना कोई परेशानी के, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती थी। जियान एक साके को ऑर्डर करता है। साके बेसिकली वाइन ही होती है। जब वो इसे हल्के हल्के से सिप कर रहा था, चारों तरफ की सारी इन्फॉर्मेशन उसके कानों में इकट्ठी हो रही थी, और जैसा जियान ने सोचा था कुछ वैसा ही है। अब इस पूरी बोन ट्रांसफॉर्मिंग सिटी का फोकस वो हेवनली माउंटेन पूल ही है। जब लोग इसके बारे में बात करते थे तो उनके चेहरे लाल हो जाते थे। उनके चेहरे पे एक डेंस ग्रीड को देखा जा सकता है। लगता है इस हेवनली माउंटेन पूल का अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऑफ कोर्स इन लोगों की इतनी औकात नहीं थी कि वो ऐसी चीज को छू सके। वो बस यहाँ पे बैठे बैठे दिन में सपने देख रहे होते हैं। एक बंदा कहता है रूमर के हिसाब से विंड लाइटिंग पवेलियन, 10,000 सोर्ड पवेलियन और बाकी के और फैक्शंस ने अपनी कोर स्ट्रेंथ को यहाँ पे भेजा है। क्लियरली वो भी हेवनली माउंटेन ब्लड पूल को टारगेट कर रहे हैं। तो एक और गुस्से वाली आवाज आती है, डैम इट। इन सभी के पार्टिसिपेशन की वजह से वो 10 स्पॉट तो बचेंगे ही नहीं, नॉर्मल लोगों के चांसेस तो और भी कम हो जाएंगे। तभी पहला वाला बंदा बोलता है हम क्या ही कर सकते हैं, वो सारी ग्रेट फैक्शंस की पार्टीज हैं। जिस किसी के पास एबिलिटी नहीं है वो इसमें पार्टिसिपेट ना करे, यही बेस्ट है, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें बेनिफिट तो होगा नहीं बल्कि तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती है। ये सुन के जियान सीरियस हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि विंड लाइटिंग पवेलियन जैसे फैक्शंस के लिए भी ये हेवन माउंटेन ब्लड पूल इतना अट्रैक्टिव है। कहीं जियान की उनसे मुलाकात हो गई तो फिर उसकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। तभी हमारा ध्यान जाता है एक दुबले पतले से इंसान पे। वो कहता है सेंट्रल प्लेन्स के चारों पवेलियन एक खतरनाक कंपटीशन को रखते हैं जिसका नाम होता है 4 पवेलियन हेवन। जो भी डिसाइपल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं वो इन पवेलियन के सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स होते हैं। लगता है ये फैक्शंस इस हेवन माउंटेन ब्लड पूल को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो इस कंपटीशन की तैयारी में है। आई वंडर फॉलन स्टार पवेलियन या फिर येलो स्प्रिंग पवेलियन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उन ओल्ड एक्सपर्ट्स के ऊपर इस हेवनली माउंटेन पूल का कुछ खास इफेक्ट्स नहीं है। ये ट्रेजर यंगर जनरेशन के लिए है। इसका यूज करके हमारी बोन्स मजबूत ही नहीं होती बल्कि हमें ब्रेक थ्रू का भी चांस मिलता है। उस 4 पवेलियन हेवन कंपटीशन के लिए बस कुछ ही महीने रह गए हैं। जो भी इस ब्लड पूल में ब्रेक थ्रू कर पाएगा उसके कंपटीशन के जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। मैंने सुना है विंड लाइटिंग पवेलियन में एक मिस फंग है जिनका ट्रेनिंग टैलेंट बहुत ही खतरनाक है। र्यूमर के हिसाब से वो ईस्टर्न पवेलियन की नेक्स्ट पवेलियन हेड होने वाली है। और तो और वो 10,000 सोर्ड पवेलियन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। उसका डिसाइपल टैनियन, जिसे स्काई फाउंटेन सोर्ड के नाम से भी जानते हैं, वो बहुत ही मिस्टीरियस सोर्ड टेक्निक्स को यूज करता है। उसने कई बार ओल्डर जनरेशन के एक्सपर्ट से भी ब्लोज एक्सचेंज करे हैं। ये दोनों ही यंगर जनरेशन के टॉप एक्सपर्ट्स हैं। आई वंडर इनके बीच में कब फाइट होगी। तभी एक इंसान जिसके चेहरे पे एक बड़ा सा स्कार था वो हंस के वो बोलता है, हाँ भले ये लोग स्ट्रॉन्ग हो लेकिन फिर भी ये दोनों जियान से इन्फीरियर हैं। सेंट्रल प्लेन्स में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट बोले। एक बंदा कहता है, जियान क्या तुम उसी की बात कर रहे हो जिसने विंड लाइटिंग पवेलियन के एल्डर चैनियन को मारा था? और जब विंड लाइटिंग पवेलियन के 3 एल्डर्स ने एक फॉर्मेशन को बनाया था वो भी उसे संभाल नहीं पाई थी। ये सुन के वो स्कार वाला इंसान तेजी से हंसने लगता है। वो कहता है, हाँ तुमने सही कहा। लगता है तुम में से किसी ने वो टियानवे सिटी वाली बैटल नहीं देखी। वो एकदम खतरनाक लेवल की फाइट थी। ऑल्दो वो लड़का 20 साल से कम का लगता है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ एब्सोल्युटली टेरिफाइंग है। वो बस अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई करते हुए 3 दोजोंग से लड़ गया। और तो जो होंग क्लैन का एंसेस्टर था जिसका नाम था होंग टियनशाओ, उसका भी जियान के हाथों से काम तमाम हो गया। ये मिस फंग और टैनियन उसके सामने क्या है। लेकिन पहला वाला बंदा भी अपने आप को गलत साबित नहीं होने देना चाहता था। वो कहता तुम ऐसा नहीं बोल सकते। ऑल्दो जियान स्ट्रॉन्ग है लेकिन मिस फंग और टैनियन बिल्कुल वीक नहीं है। जितना मुझे पता है जियान ने कैसी टेक्निक का यूज किया था जिससे फोर्सफुली उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई थी, नहीं तो वो 3 जेन्युइन दोजोंग से कैसे ही फाइट कर पाता। जब ये पूरी कन्वर्सेशन जियान पे फोकस हो जाती है तो वो एकदम सरप्राइज हो गया था। अगले ही पल में उसके चेहरे पे एक हेल्पलेस एक्सप्रेशन आता है। स्टोरी रिंग में से एक धूपंग को निकाल के वो चुपचाप से पहन लेता है। कहीं गलती से उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है तो फिर मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। जियान यहाँ से जाने की सोच ही रहा था तभी एक सिल्वर कलर का फिगर यहाँ पे अपीयर होता है। स्टेयर्स पे चढ़ के वो 2nd फ्लोर पे आ रहा था। जैसे ही फिगर 2nd फ्लोर पे आता है माहौल बिल्कुल शांत हो गया था। इसकी बॉडी एक ऐसे ऑरे को रिलीज कर रही थी जिससे लोग बहुत प्रेशर फील करते हैं। दूर से ये पता लगाया जा सकता है कि ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। इस सिल्वर कलर्ड ह्यूमन फिगर की एज को बताना बहुत डिफिकल्ट है। इसका चेहरा काफी यंग दिखाई देता था लेकिन इसके बाल थे एकदम सफेद जो कि किसी एल्डर की तरह लगते हैं। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इसकी आंखें एकदम रेयर व्हाइट कलर की थी। ये सिल्वर फिगर चारों तरफ पहले ध्यान से देखता है जिसके बाद हमें से एक विंडो की तरफ जाते हुए देखते हैं। ये उस टेबल के सामने रुका था जहाँ पे जियान बैठा हुआ है। वो जियान की तरफ स्माइल करके बोलता है, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? ऑल्दो इसने ये पूछा था बट ये पहले जियान के सामने वाली सीट पे बैठ जाता है। जब ये फिगर उसके अपोजिट बैठ
जाता है तो फिर सभी का ध्यान जियान की तरफ चला जाता है। जब वो देखते हैं कि जियान बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा तब उनकी नॉइजेस दोबारा शुरू होते हैं। जियान भी अपनी आंखों को ऊपर करता है, उसकी अनसर्टन नजरें आगे की तरफ जाती हैं। इसे देख के जियान अच्छे से समझ गया था कि इससे पहले जियान कभी नहीं मिला। वो कुछ बोल नहीं पाला था, तभी टियान जुनजे की आवाज उसके दिमाग में आती है। वो कहते हैं जियान बहुत केयरफुल रहना, इस इंसान की स्ट्रेंथ बहुत फ्राइटनिंग है। जियान ने जिस कप को पकड़ के रखा था उसमें तुरंत ही हल्के से रिपल्स हो जाते हैं। अगर टियान जुनजे अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं तो फिर सामने वाले की स्ट्रेंथ ऑलरेडी वहाँ पे है, जिससे जियान तो कंटेंट नहीं कर सकता। जियान अपने चेहरे पे फिर भी कुछ शो नहीं करता। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ सीट पे बैठने को डिजर्व नहीं करता हूँ, तुम अगर बैठना चाहते हो तो बैठो, लेकिन मेरे पास कुछ जरूरी काम है इसलिए मुझे अब जाना होगा, गुड बाय। जियान को इस तरीके से रिएक्ट करके वो सिल्वर कलर का ह्यूमन फिगर स्माइल करता है। वो कहता है विंड लाइटिंग पवेलियन के 3 एल्डर्स के द्वारा बनाई गई 9 हेवनली लाइटिंग प्रिजन फॉर्मेशन से तो तुम डरते नहीं हो, ये मत कहना कि तुम मुझसे डरते हो। उसकी आवाज तुरंत ही काफी लाउड हो गई थी। पूरी इनके सारे के सारे नॉइज एकदम काम डाउन हो जाते हैं। इमीडिएटली सभी की स्टंट आंखें जियान पे पॉज होती हैं। एक बंदा कहता है क्या ये जियान है? वहीं पे जियान का चेहरा जो कि दुपंग के अंदर छिपा हुआ था अब वो और भी ज्यादा डार्क और सोलम हो गया था। उसकी आंखें सामने की तरफ जाती हैं। वो एक सॉफ्ट आवाज में कहता है कि तुम कौन हो, तुम अपने नाम को बताओ, इतनी स्ट्रेंथ के साथ हाइड करना कोई अच्छी बात नहीं है। वो बंदा अपने वाइन कप को उठा के जियान से हंसते हुए बोलता है हा मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ, मेरा यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आने का रीजन ये है क्योंकि मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। जियान अपनी आंखों को नैरो करता है। वो कहता है क्या चीज? उसके अंदर की दुईकी ने सर्कुलेट करना शुरू कर दिया था। एक कहावत है कि जो लोग आते हैं उनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं होती और जिनकी इंटेंशंस अच्छी होती हैं वैसे फालतू में आते नहीं है। अब पता नहीं कहाँ से कहावत आई, लेकिन हाँ इसमें लिखा था। क्लियरली ये इंसान जियान को टारगेट करने के लिए आया था। इसकी बातों से जियान से फ्रेंडशिप का तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। वो सिल्वर रोब्ड मैन स्माइल के साथ बोलता है 3000 लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी। भले ये आवाज सॉफ्ट तरीके से बोली गई हो लेकिन जियान का दिमाग एकदम भन्ना जाता है। हम उसे तुरंत ही खड़ा होते हुए देखते हैं। वो एक डीप आवाज में कहता है तुम विंड लाइटिंग पवेलियन से हो। वो बंदा अपनी एक उंगली को कप में डुबाता है। तुरंत ही उस वाइन के अंदर लाइटनिंग स्नेक्स दिखाई देते हैं। वो कहता है लोग मुझे टियान लेजी नाम से जानते हैं। इस बंदे के मुंह से शब्द निकले ही थे, लोगों के हाथों से वाइन कप वहीं पर छूटने लगते हैं। एक बंदा कहता है टियान लेजी, फिर टियान, ये तो नॉर्दर्न विंड लाइटिंग पवेलियन का हेड है। ये सुन के लोग एकदम शॉक्ड हो गए थे। जब जियान के कान में ये जाता है हेड ऑफ द विंड लाइटिंग नॉर्दर्न पवेलियन, उसकी आंखें तुरंत ही श्रिंक हो जाती हैं। इंस्टिंक्ट की वजह से जियान की हैवी जुआन रूलर उसके हाथ में तुरंत आ जाती है। जियान सामने वाले इंसान की खोपड़ी में पूरी ताकत से अटैक कर देता है। एक सोनिक बूम की आवाज आती है। अटैक अभी अराइव भी नहीं हुआ था लेकिन नीचे की टेबल एकदम पाउडर में बदल गई थी। वो सिल्वर रोड मैन एक स्माइल के साथ बोलता है क्या तुम एक ओल्ड मैन को इस तरीके से ट्रीट करते हो? ये कहने के साथ ही उसने चुटकी बजा दी थी। हम एक सिल्वर लाइटनिंग स्नेक को आगे आते हुए देखते हैं। फाइनली ये जियान के अटैक से टकरा जाता है। इस बंदे का ये अटैक किसी स्नेक की तरह था। ये तुरंत ही जियान की बॉडी में एंटर करने लगता है। ये देख के जियान भी एक कोल्ड स्नॉट करता है। तुरंत ही जेड ग्रीन फ्लेम इस लाइटिंग ग्लो से टकराने लगी थी। एक थंडर क्लैप के साथ ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे ही सामने वाला सिल्वर रोड मैन इस चीज को देखता है उसकी आंखों में एक सरप्राइज फ्लैश होता है। वो कहता है सच में एक हेवनली फ्लेम है, लेकिन बस मैं ये पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में ये फ्लेम कौन सा रैंक करती है। जब इसका ये अटैक बिल्कुल फ्यूटाइल जाता है तो जियान हैवी रूलर को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। एक थंडरस साउंड के साथ वो विंडो से बाहर निकल गया था। अगले ही पल में उसके कंधे पे वोन विंग्स आ जाते हैं। फाइनली एक स्विश साउंड के साथ जियान का फिगर सिटी से शूट हो जाता है। इतनी फ्राइटनिंग स्पीड को देख के सभी देखने वाले लोग एकदम स्पीचलेस रह गए थे। जियान को भागते हुए देख वो बंदा स्माइल करता है। तुरंत ही चेस करने का उसका मूड नहीं था। पूरी वाइन को एक ही बार में गटकने के बाद वो खड़ा होता है। जियान जिस डायरेक्शन में भागा था उस डायरेक्शन को देख के उसके चेहरे पे एक कोल्ड स्माइल आ जाती है। वो कहता है सच में ये 3000 लाइटनिंग मूवमेंट ही है, लिटिल फेलो तुम भाग नहीं पाओगे। सच में जैसा एल्डर ले और बाकी के एल्डर्स ने बताया था तुम्हारी बॉडी में कई हेवनली फ्लेम्स हैं। अगर मैं सही से गैस कर रहा हूँ तो इस जेड ग्रीन हेवनली फ्लेम को मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये एक से ज्यादा हेवनली फ्लेम का मर्जर होगी। टिस्क आज तक मैंने ऐसे कोई की मेथड को नहीं देखा है जो कि एक से ज्यादा हेवनली फ्लेम को मर्ज कर सके। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। फिर टियान और भी स्माइल करता है। उसकी आंखों में एक इंटरेस्टेड एक्सप्रेशन आ गया था। जैसे ही वो अपने पैर को आगे बढ़ाता है उसकी बॉडी किसी घोस्ट की तरह गायब हो जाती है। जब ये फेटियन डिसअपीयर हो गया था तभी सेकंड फ्लोर का साइलेंस भी रिकवर होता है। सभी लोग एक दूसरे को शॉक के साथ देख रहे थे। किसी ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज वो इस लेजेंडरी ओल्ड डीमन से मिलेंगे। सरप्राइजिंग बात ये थी कि ओल्ड डीमन पर्सनली जियान को चेज कर रहा है। एक बंदा कहता है लगता है ये लिटिल फेलो जियान इस बार काफी अनलकी होने वाला है। र्यूमर के हिसाब से इस ओल्ड डीमन फेटियन ने कई साल पहले ऑलरेडी 8 स्टार दोजांग में ब्रेक थ्रू कर लिया था, लेकिन ये ओल्ड डीमन जियान का पीछा करने के लिए मजबूर हो गया है। इससे जियान का नाम पूरे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में गूंजने के बिल्कुल लायक है। कोई ऑर्डिनरी इंसान ऐसा ट्रीटमेंट बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। अभी क्राउड में से कई प्राइवेट डिस्कशंस लगातार चल रहे थे। देख रहे हो जियान की एक मुसीबत खत्म नहीं होती, उससे भी बड़ी मुसीबत शुरू हो जाती है। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जियान इस परेशानी को कैसे सॉल्व करता है, क्योंकि जब भी वो टियानजुनजे की स्ट्रेंथ को बोरो करता है रेमिनेंट स्पिरिट और का खतरा हमेशा उसके ऊपर रहता है। और तो और तब जियान की स्ट्रेंथ 7 स्टार दोजांग के पीक पे ही जा पाती है। वहीं पे फेटियन
BTN कई सालों पहले ऑलरेडी 8 स्टार 2 सॉन्ग में ब्रेक थ्रू कर चुका है। मैं तो इस चेज को लेके बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है कमेंट्स में बताना। साथ ही में ये एपिसोड कैसा लगा इसे लिखना बिल्कुल मत भूलना। BTTH नोबल की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। वहाँ पे आपको सारे के सारे पुराने एपिसोड्स मिल जाएंगे। अगर इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो फिर लेफ्ट में क्लिक कर लो, अवेलेबल होते ही नेक्स्ट एपिसोड प्रोवाइड करवा दिया जाएगा राइट साइड में। तो फिर देख के आ रहे हो फटाफट से टैप करो। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टाटा बाय बाय।